अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, पिछले एक हफ्ते से मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल में एक बिगाड़ पैदा हो रहा है। एक मजहबी तंजीम जिसे हुकूमत पाकिस्तान कलअदम करार दे चुकी है, पाबंदी लगा चुकी है। इस तंजीम के सरबराह को गिरफ्तार करने के बाद कारकुनों ने बतौर एहतजाज सड़कों को ब्लॉक करना शुरू किया, जलाओ घेराव हुआ। पुलिस ने सड़कें खुलवाने की कोशिश की तो जगह जगह मुजाहिरीन के साथ तसादुम भी हुआ। बड़ी तादाद में पुलिस एहलकार ज़ख्मी हुए, मुजाहिरीन भी ज़ख्मी हुए, कुछ जानें भी चली गईं। हम जानते हैं, हम सब जानते हैं, ये तारीख का हिस्सा है कि 2017 में भी इस तंजीम ने फैज़ाबाद रावलपिंडी में एक धरना दिया था। उस वक्त भी पुरतशद्दुद वाक़यात पेश आए थे। उस वक्त मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी जिसने एक तहरीरी मुआहिदा किया था और उस वक्त उनके जो वज़ीर कानून थे ज़ाहिद हामिद, उनको उनके ओहदे से हटाया था। अब आज जो सूरत हाल है, जो मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, इसी तंजीम को लेकर, इस सारी सूरत हाल पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने आज कौम से खिताब किया। ज़रा क्या कहा, ज़रा पहले ये देखिए। पिछले हफ्ते ये जो अफसोसनाक हालात हुए, एक जमात ने ऐसे कि उनको शायद बाकी पाकिस्तानियों से ज्यादा प्यार है अपने नबी से। हम भी उन्हीं की तरह चाहते हैं कि दुनिया में किसी मुल्क में हमारे नबी की शान में गुस्ताखी ना हो। सिर्फ हमारा तरीकाकार फर्क है। TLP ये कह रही है कि जो फ्रांस में हुआ, फ्रांस के एम्बेसडर को वापस भेजा जाए, उनसे सारे राब्ते ख़त्म कर दिए जाए। मेरा सवाल ये है कि क्या फ्रांस के एम्बेसडर को वापस भेजना फ्रांस में और उनसे सारे ताल्लुकात तोड़ देना, क्या उससे ये रुक जाएगा? क्या तो कोई गारंटी है कि उसके बाद उनकी शान में कोई गुस्ताखी नहीं करेगा? इसके बाद किसी और यूरोपियन मुल्क में यही होगा, आज़ादी के राय पे नाम पे, उसके नाम पे वो कहेंगे अच्छा आज़ादी राय की वजह से इन्होंने ये किया, हम भी ये कर रहे हैं, वो भी कोई गुस्ताखी करेंगे। तो इसका पहले तो कोई फर्क नहीं पड़ना लगा फ्रांस को। लेकिन मैं आपको ये बताऊं, पाकिस्तान को क्या फर्क पड़ेगा? सबसे बड़ा फर्क ये पड़ेगा हमारे मुल्क को, जब हम फ्रांस के एम्बेसडर को वापस भेज के ताल्लुकात तोड़ेंगे उनसे। इसका मतलब कि यूरोपियन यूनियन से हम ताल्लुकात तोड़ेंगे। इसका मतलब क्या कि जो हमारी आधी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स है वो यूरोपियन यूनियन में जाती है। इसका मतलब बेरोजगारी, फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, रुपया गिरेगा, महंगाई बढ़ेगी, गुर्बत बढ़ेगी। तो नुकसान हमें होगा, फ्रांस को कोई नुकसान नहीं होने लगा। फिर वज़ीर आज़म इमरान खान ने कुछ सियासी जमातों की हिमायत करने पर क्या कहा, जरा ये भी सुनिए। हमारी पॉलिटिकल पार्टीज, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि वही JUI जो फजल रहमान की पार्टी, वो भी बीच में शामिल हो गई कि किसी तरह गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करें, मुल्क को नुकसान पहुंचाएं। साथ वो नून लीग। अब इनसे मैं पूछता हूं कि जब ये सलमान रुश्दी ने किताब लिखी थी तो नवाज शरीफ तो पहली दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बने थे। कितनी उन्होंने स्टेटमेंट्स दी थी, कितनी दफ़ा उन्होंने किसी फोरम में कहा था कि इसने बड़ा गलत काम किया, मुसलमानों के दिलों को तकलीफ पहुंचाई है। कितनी दफ़ा किसी भी मुसलमान हेड ऑफ स्टेट ने किसी इंटरनेशनल फोरम पे इस पर बात की थी। तो आज इनके साथ मिल गए हैं सिर्फ इंतशार फैलाने के लिए। अब सवाल ये है कि जब हुकूमत इस तंजीम के साथ मुआहिदा कर रही थी कि इस मामले को पार्लियामेंट में ले जाएंगे, कानून साजी के लिए मामला तय किए जाएंगे, हल किए जाएंगे, तो क्यों हुकूमत पार्लियामेंट में इस मामले को पहले नहीं लेकर गई? क्या उस वक्त हुकूमत को अंदाज़ा नहीं था कि फ़्रांस के सफ़ीर को निकालने का मुतालबा अगर ज़ोर पकड़ गया तो फ़्रांस के सफ़ीर को निकालने से नुकसान पाकिस्तान का होगा? क्या उस वक्त ये अंदाज़ा नहीं था कि अगर मामलात बिगड़े तो संभालना मुश्किल हो जाएगा? अगर वज़ीर आज़म इमरान खान को इस मामले की सेंसिटिविटी का अंदाज़ा था कि फ़्रांस के सफ़ीर को निकालने से यूरोपीय ममालिक पाकिस्तान से तिजारत ख़त्म कर देंगे, हमारे रुपए पर प्रेशर बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, तो क्यों इसको हल करने की बहुत पहले कोशिशें शुरू नहीं की गई? अब हुकूमती जो वफ्द है, गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर हैं, वज़ीर कानून पंजाब राजा बिशारत हैं, विफाकी वज़ीर दाखिला हैं, इन हुकूमती अरकान पर मुश्तमिल जो वफ्द है वो हालात को नॉर्मल करने के लिए, डायलॉग के ज़रिए मामलात को सुलझाने के लिए इस तंजीम से आज मुज़ाकरात कर रहा है। हम सब चाहते हैं, कोई नहीं चाहता कि इस मुल्क में इंतशार हो, जलाओ घेराव हो, सब चाहते हैं अमन हो और जो मामलात हैं वो डायलॉग के ज़रिए अच्छे तरीके से सुलझ जाएं, तय पा जाएं। मुज़ाकरात मुझे इसी पर बात करने के लिए ज्वाइन कर रहे हैं साबिक वज़ीर दाखिला हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं रहमान मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया रहमान मलिक साहब आपका।
रहमान मलिक साहब, मुल्क में जो मौजूदा इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, आप वजीर दाखिला रह चुके हैं, आप लोगों ने भी ऐसी बहुत सी सिचुएशंस को हैंडल किया है। अब हम सब चाहते हैं कि मामलात सुलझ जाएं। हमारा मुल्क इस चीज़ का मुतामिल नहीं हो सकता कि हम अपने ही मुल्क का नुकसान करें और दुनिया तमाशा देखे। ये मामला हल होना चाहिए डायलॉग्स के ज़रिए। लेकिन आप प्राइम मिनिस्टर साहब का खिताब आपने भी यकीनन सुना होगा, बहुत सी चीज़ें उन्होंने वाजे कर दी कि अगर फ्रांस के सफ़ीर को निकाल दिया जाएगा तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो मतलब ये हुआ कि जो मुतालबा है मुजाहिरीन का वो भी अपनी जगह पर है और प्राइम मिनिस्टर ने भी अपने ख्यालात का इजहार कर दिया। तो फिर वो ऐसे कौन से निकात हो सकते हैं जिन पर मुज़ाकरात कामयाब भी हो जाएं और ये सारे मामलात सुलझ जाएं? रहमान मलिक साहब। मिस शाजिया, सबसे पहले तो सारे सुनने वालों को मेरा सलाम आपकी वसातत से। देखें, मैं बात शुरू करने से पहले एक चीज़ का यकीन भी दिलाऊं, और पूरी दुनिया में बिलखुसूस पाकिस्तान में कोई बच्चे से लेकर बड़ा बूढ़ा हमारे रसूल की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ये सोच के रख लेना चाहिए कि जो एंटी मुस्लिम लॉबीज़ हैं वो ये हरकत करती रहेंगी और एक शोशा विदिन दी इस्लामिक उम्मा हमेशा लाती रहेंगी। अब आगे बात इस वाक़या की जो हुआ, फॉरगिव मी टू से, ये सारी मिस मैनेजमेंट हुई है। क्यों है? मैं प्रूव करूंगा कि ये मिस मैनेजमेंट है। देखिए, जो एंटी टेररिज्म का शेड्यूल है टू पुटिंग एनी इंडिविजुअल और ए ऑर्गेनाइजेशन सस्पेक्टिंग ऑफ टेररिज्म और हेट स्पीच, सबसे पहले तो मैं अर्ज करूंगा कि आपने टीटीपी को टीएलपी को कितने नोटिसेस दिए मैंने कहा टीएलपी को कितने नोटिसेस आपने दिए कि आपने ये हेट स्पीच ही है, या कोई ऐसा इंसिडेंट टेररिज्म का जिसमें टीएलपी का कोई वर्कर, कोई उनका लीडर मुलव्वस पाया गया? अगर पाया गया तो क्या आपने उसकी कॉग्निजेंस लेते हुए सबसे पहले लोकल एसएचओ जो है वो उस लीडर के घर जाता है या उन लीडरों के घर जाता है या उन इंडिविजुअलों के घर एक नोटिस सर्व कर देता है कि आपको मैं शेड्यूल 12 में अंडर द ऑर्डर ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट और द प्रोविंशियल गवर्नमेंट प्लेस कर रहा हूं, लिहाजा आप अपने घर से बाहर नहीं जा सकते। वो एक अरेस्ट नहीं होती, यू कैन से प्रोटेक्टिव कस्टडी वो अपनी ही रख लेता है, उसको बता दिया जाता है कि उसने कहीं नहीं जाना। आपने देखा होगा बहुत से हमारे उलमा इकराम को बैन कर दिया जाता है कि वो एक सूबे से दूसरे सूबे में ना जाएं या एक ज़िले से दूसरे ज़िले में ना जाएं, तो उनको अरेस्ट नहीं करते, एक नोटिस होता है। तो क्या ये सारा कुछ किया गया पहले या नहीं किया गया? दूसरा, हर पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी, रिलीजियस पार्टी जो कि इस वक्त या उससे पहले किसी लिस्ट में शामिल नहीं है, यानी वो बैन लिस्ट में या प्रोस्क्राइब लिस्ट में नहीं है, तो उनको हक है कि वो अपनी आवाज़ बुलंद करें। सही। अब देखें, इमरान खान साहब ने खुद भी तो नारे लगाए कि नवाज शरीफ घर चला जाए, और बहुत सी स्टेटमेंट्स थी, इनके साथियों ने भी बहुत सी स्टेटमेंट्स थी। तो क्या उस वक्त इमरान खान साहब को वो अरेस्ट कर लेते? नो, अभी जब तक ये प्रोस्क्राइब नहीं हुई थी वो अपना मुतालबा कर सकते थे। और अगर आप किसी प्राइम मिनिस्टर को निकालने का मुतालबा कर सकते हैं और एक सर्टन स्टेटमेंट को लेके कह सकते हैं, रहमान मलिक साहब, ये इशू ऐसा है, इस पर ये इशू ऐसा है, स्पेशली ऐसे जो इश्यूज होते हैं आप नहीं समझते, इस पर तमाम जो ऑपोजिशन लीडर हैं हुकूमत के साथ बैठे, हुकूमत उनको इन्वाइट करे, सजेशंस ले, तजावीज़ लें, मिलकर बैठे, मसाइल का हल तलाश करें। अगर नहीं, मेरी यही आपसे अगर मुझे सिर्फ 2 मिनट क्लियरली मिस शाजिया इंटरप्शन के बगैर दे दें तो मैं इसका हल भी दे रहा हूँ। अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो स्पीच की है शायद ये 1 हफ्ता पहले कर लेते, अपनी मशावरत करके तो बहुत अच्छा होता। अगर मैं एडवाइजर होता खान का, और इमरान खान साहब को एज ए प्राइम मिनिस्टर ये सोचना चाहिए था कि ये मुल्क का मामला, ये फ्रांस का तो नहीं है। अब तो वो उनको चाहिए था एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस कॉल करते, ये मामला 1 पॉइंट एजेंडा उनके सामने रखते और उनकी कंसेंसस की कलेक्टिव फैसले के साथ आगे बढ़ते। और फिर मुझे नहीं समझ आती कि एग्रीमेंट में ये क्यों डाला गया कि हम ये आपका मामला जो है वो लेके जाएंगे पार्लियामेंट में। वाई? यू आर एडमिनिस्ट्रेटर, यू आर रनिंग द गवर्नमेंट।
तो आपने हर लिहाज से अपने मुल्क की लॉ एंड ऑर्डर को सामने रखना है, यानी रूल ऑफ लॉ को सामने रखते हुए आगे चलना चाहिए था। मैं ये समझता हूँ कि इन्होंने जल्दी की साद साहब को अरेस्ट करने में। अरेस्ट इतनी जल्दी नहीं होनी चाहिए थी। 12 तारीख को उनको अरेस्ट करते हैं, आज 19 है। मेरा ख्याल है कि 8-10 दिन में ये बहुत कुछ रिजॉल्व कर सकते थे। अब जबकि हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं और वो सारे क्लेम जो बहुत से फेडरल मिनिस्टर कर रहे थे कि सब ठीक हो गया, किसी की जरूरत नहीं हो गई, हम नहीं झुकेंगे। देखें, आवाम झुका देती है, आवाम पाकिस्तान की हो या किसी और मुल्क की हो, ये बहुत लेकिन आप ये क्यों नहीं समझते कि मामला पार्लियामेंट में आना चाहिए था, पार्लियामेंट में डिस्कस होना चाहिए था ये देखिए पार्लियामेंट में मामला तो देखें, नहीं देखिए बात सुने, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स जो होते हैं वो स्वाबदीद होती है उस कानून के मुताबिक, जिस कानून के मुताबिक ये चल रहे हैं। तो कानून तो ऑलरेडी है, उसी कानून को इस्तेमाल करते हुए आगे चलते। जहाँ तक उसको आपने भेजना था फ्रांस के सफीर को या नहीं भेजना था, दैट वुड हैव बीन रिजॉल्व्ड बाय डायलॉग नॉट ओनली विद TLP, बल्कि अगर मेरी सजेशन उस वक्त होती तो प्राइम मिनिस्टर अपना कोई स्पेशल डेलीगेशन भेजते अफगान प्रेसिडेंट के पास या प्राइम मिनिस्टर के पास कि देखिए हमारे हालात ये हैं, इस वक्त प्रॉब्लम इश्यूज हैं हमें, तो आप अपने सफीर को वॉलंटियर करके चंद हफ्तों के लिए बुला लें। चलो आपके नजदीक ये इतना आसान है, जिस तरफ जिन खदशात की तरफ आज प्राइम मिनिस्टर ने इशारा किया कि तमाम यूरोपीय ममालिक इकट्ठे हो जाते, पाकिस्तान का बाइकआउट कर देते, हमें नुकसान होना था, किसी मुल्क को नुकसान नहीं होना था। नहीं कोई, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से कह रहा हूँ कि इन कॉन्फिडेंस ऑफ द रिकॉर्ड या बैकडोर चैनल से ये बात करते तो ये मामला हल हो सकता था। और अगर साद रिजवी को भी ये बताते कि ये इशू है भाई, और दूसरा एक चीज़ और बताने की जरूरत है अपनी कौम को भी कि FATF में आप पहले ही एक्सट्रीमिज्म में फंसे हुए हैं। हाँ। और आपके इंडिविजुअल्स को और आपकी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन को UN ने और FATF ने टेररिस्ट लिस्ट में रख के अब आपने एक और प्रोस्क्राइब कर दी है ऑर्गेनाइजेशन, एक और बोझ आप पे आ गया, तो कितने के बोझ उठाएंगे। मैं ये समझता हूँ इकॉनमी की बात करते हैं, मुझे तो ये लगता है कि अब TLP का सहारा चलते हुए या लेते हुए या इसको एक बहाना बनते हुए ये सारा सिस्टम रैप अपना कहीं हो जाए। आई एम सॉरी टू से, मैंने लास्ट इंटरव्यू में पिछले महीने कहा था कि ये महीना मुझे बहुत भारी नजर आ रहा है। इफ यू रिकॉल, आप रिप्ले करके बता दें। और मैंने बड़ा खुल के एक इंटरव्यू दिया था UK से कि इस वक्त पाकिस्तान के दुश्मन जो हाइब्रिड वॉर और जो प्रॉक्सी वॉर करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं, बल्कि तैयार होकर उन्होंने फंडिंग भी की। और मैं 3 मुल्कों का नाम लिया कि 3 मुल्कों ने $3 बिलियन से ज़्यादा पैसे पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए और हमारी फोर्सेस को एक्चुअली बदनाम करने के लिए भेजे जा चुके हैं। और मैंने उस वक्त ये अपील भी की थी और डिमांड भी की थी, प्लीज मैं खत्म कर लूँ जरा, डिमांड भी की थी कि इनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और पूरी दुनिया ने देखा कि वो अनफोल्ड हुई। और मैं अभी और दोबारा बता दूं कि ये चीज़ ख़त्म नहीं हुई। और जो मुल्क पाकिस्तान के न्यूक्लियर के पीछे हैं, जो पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ हैं, वो भी काम ये जारी रखे हुए हैं। और उसमें मिडल ईस्ट से कुछ पार के लोग और वो लोग जो उस वक्त, जो आपको पता है मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, वेस्ट में भी इस वक्त पूरी कोशिश हो रही है। और मैं ये समझता हूं कि अभी तक इस हुकूमत को या वो एजेंसीज जो काम करती हैं उनको इन लोगों को ट्रेस कर लेना चाहिए था। और इसमें लोग मुलव्वस हैं। और आज प्राइम मिनिस्टर ने भी इशारा किया, रहमान मलिक साहब, मुबारक के महीने, हाँ 380 भारत के जाली व्हाट्सएप ग्रुप, हाँ जी बताया, बिल्कुल बताया उन्होंने, बिल्कुल बताया। तो फिर हम क्यों भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने में हमें जल्दी थी? क्यों फिर दुबई में कह रहे हैं जो मुज़ाकरात हो रहे हैं? सर अभी मैं जरा अगर इजाजत दें तो मैं जरा खोल के बातें रखता हूँ। जी प्लीज। बहुत से लोग शायद जरूरत नहीं करते बात करने की, लेकिन जिंदगी एक ही दफा होती है और कौम के लिए खुलकर बोलना ये एक फ्रीजा है जो मैं पूरा कर रहा हूँ। जो इन्फो लैब को जब मैंने पहली दफा पब्लिक किया तो बहुत सी हुकूमती हल्कों ने कहा मलिक साहब ऐसे उड़ा दिया आपने, दुश्मनी करा देंगे। बाद में साबित हुआ और जब वही बातें जो मैंने कही BBC से आई तो उसके बाद पे सब उसको एज ए रेफरेंस इस्तेमाल करते हैं। मैं यहीं पे अर्ज करना चाहता हूं, इस वक्त इंडिया के जो 3 हैकर, नोन हैकर्स जो पूरी दुनिया में हैक करते हैं, वो पाकिस्तान के ऊपर मामूर है और पाकिस्तान की बहुत सी चीज़ों की
हैकिंग होती है। हाँ, मुझे खुशी ये है कि हमारी एजेंसियाँ इसके ऊपर है और मेरे ख्याल से पीटीए ने और कंसर्न लोगों ने बहुत से लोगों को ट्रेस कर लिया हुआ है एंड दे आर वर्किंग आउट। इनफैक्ट हमें उन ट्रेटरों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, दोज ट्रेटर्स हु आर एक्चुअली गिविंग फुल सपोर्ट टू इंडिया। देखें, हैकिंग हो रही है, आपका एंड ये है, कौन हेल्प कर रहा है? आई थिंक वी गॉट टू गेट देम। और मैं एक ही चीज अर्ज कर दूं, जिस अंदाज से वेस्ट और इंडिया और वो लोग जो पाकिस्तान के हक में नहीं है जो काम कर रहे हैं, हमें समझ आना चाहिए। और एक चीज मैं जरूर आपको अर्ज कर दूं और कौन इस बारीक पॉइंट को समझने की कोशिश करें। देखें, हम लड़ाई तो कर लेंगे, अपने घर की लड़ाई, दो घरों में लड़ाई हो रही है, गांव में अपने खानदान में लड़ाई हो रही है, उनको नहीं पता बाहर से कौन आके हमला करके बाहर से मार के चला जाएगा, नाम किनका लगेगा? जो आपस में लड़ रहे थे हम मार दिया। बेसिकली डोंट फॉरगेट, जो आपका दुश्मन बाहर आपके ऊपर आ रहा है। और मैं वार्न कर रहा हूं पाकिस्तान पूरी कौम को, पाकिस्तान की एजेंसियों को और पाकिस्तान की हुकूमत को कि ये जो प्रॉक्सी वॉर और ये हाइब्रिड वॉर के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑलरेडी आ चुके हैं। और मेरा ख्याल है कुछ ट्रेस भी हुए हैं कुछ बिजनेस हाउसेज से, और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान नोज इट वेरी वेल। दे मस्ट एक्सपोज टू द पीपल कि इन दिनों में कहां से डॉलर आए, वो नए नोट कहां से आए, किन लोगों को दिए गए, वो कौन सा माफिया एक सवाल का जवाब दे देना रहमान मलिक साहब, काम कर रहा है खुदा के लिए। जब इतनी चीजें अनफोल्ड हो रही हैं जी, तो फिर हमें भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की, ठीक करने की इतनी जल्दी क्यों है? फिर मुज़ाकरात का है क्या? देखिए बात सुने, आपने बात छेड़ी है तो क्योंकि ये बात हमारे लिए बड़ी ही खतरनाक है। मैंने पुलवामा के बाद ये किताब लिखी थी, हाँ। और बहुत से दोस्तों ने कहा मलिक साहब इसमें आपकी प्रेडिक्शन ठीक नहीं है। मैंने कहा था ये जो पुलवामा है ये मोदी ने खुद इंजीनियर करके अपना इलेक्शन एंटी मुस्लिम एंटी पाकिस्तान फीलिंग क्रिएट करके जीतेगा ये, और वो जीता। और मेरी किसी बड़े सीनियर बंदे से बात हुई, उन्होंने कहा मलिक साहब आप ठीक थे। मैंने कहा आपने उस वक्त मेरे पे यकीन क्यों नहीं किया था? तो उन्होंने कहा जी हमारे कुछ सूडो जो बैक चैनल पे फिलासफर थे, जो इंटेलेक्चुअल्स थे, उन्होंने हमें धोखा दिया। मैंने उन्होंने धोखा नहीं दिया, वो हमें यूज करके। बहरहाल इस बात को मैं थोड़ा आगे लेके चलूं कि जब ये इन्होंने फैसला किया कि हमने शुगर और कॉटन एक्सपोर्ट कर रही है, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई वाज द फर्स्ट वन हु गॉट अप, डिड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड वार्न द प्राइम मिनिस्टर कि मत करो, कश्मीर बिक जाएगा, कश्मीर के लोगों के हौसले पस्त हो जाएंगे, वो हमारे खिलाफ हो जाएंगे कि पाकिस्तान क्या कर रहा है। बट आई एम ग्रेटफुल, फ्रैंकली स्पीकिंग, इमरान खान ने एक्ट किया उस पर, और दूसरे दिन वही एक्शन जो उन्होंने खुद एज ए मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स इनिशिएट करके काबीना के कहने पे वापस लिया। यस, तो चलो एक फेज सेव हो गई। बिल्कुल सही। अच्छा, चलो जैसे भी हुआ, काबीना प्राइम मिनिस्टर होता है, प्राइम मिनिस्टर जो कह देता वो नहीं होता। बहरहाल हमें कश्मीरियों को कभी नहीं भूलना चाहिए। हम कुछ भी कर लें, कश्मीरी इसको पिछे हुए हैं, और जो कायदे-ए-आज़म की दी हुई वो स्पीचेस और वो सारे जितने उन्होंने एक सीधा रास्ता दिखाने के लिए प्रिंसिपल्स दिए थे, उनको भूल गए हम। रहमान मलिक साहब, बज़ाहिर पीडीएम अब जो है ऑप्शन पीपल्स पार्टी जो है वो पीडीएम का हिस्सा नहीं है। अब जो अपोजिशन इत्तेहाद है, पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के अलावा बहुत सी और पार्टीज भी, उन्होंने बहुत से शहरों में जो हड़ताल है, जो सारी सिचुएशन है, इसको सपोर्ट किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है सर? देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपने देखा होगा बिलावल साहब का बयान, हम तो बड़े क्लियर हैं कि पाकिस्तान में एक जो हमारा मज़हब है इस्लाम है, और इस्लाम के ख़िलाफ़ हम कोई भी बात बर्दाश्त नहीं करेंगे, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होगी। आपको याद होगा कि अमेरिका ने हमारे कुरान पाक को नौज़ुबिल्लाह उनकी जिस अंदाज से उन्होंने इंसल्ट की, हमने जैसे डील किया आपके सामने थे, कार्टून भी आए आपके सामने थे। अब देखिए, जो चीज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फेस की, इनमें से किसी गवर्नमेंट ने नहीं फेस की। एक तरफ सरहदों पे जंग हो रही थी, दूसरा टेररिज्म पूरे मुल्क में थी। और कादरी साहब जब तशरीफ़ लाना ठहरे, वो जैसे आए कैसे आए, वो एक लदा एक पूरी स्टोरी है, कभी कौम को बताऊंगा। लेकिन जब उन्होंने फैसला कर लिया आने का, तो मैंने जरदारी साहब से मशवरा किया। मैंने कहा लेट मी गो एंड टॉक टू हिम कि ये चाहते क्या है।
खैर मैंने यहाँ से स्पेशली फ्लाई करके गया, मैं एक पूरा दिन ऑलमोस्ट 4 घंटे मैं उनके साथ गुजारे। तो मैं अपने इन्वेस्टिगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से असल में कादरी साहब को मिल के ये देखना चाहता था कि इनका लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा। तो बहरहाल थैंक गॉड जो थोड़ा बहुत स्किल था, मैंने ये वर्कआउट कर लिया कि इस वक्त जो कादरी साहब कर रहे हैं ये सारा कुछ खुद नहीं कर रहे, किसी से कहा जा रहा है, किसी ने कहा है और उसका उनको भी पता है, जिसने करवाया था उसको भी पता है, और जितने पैसे शेख रशीद साहब बतौर वजीर दाखिला इस मामले को सही हैंडल नहीं कर सके, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैंने वो बात नहीं करी और ना मेरे मुंह में डाले बात वो प्लीज़, क्योंकि अभी तक पूरा मामला ख़त्म नहीं हुआ। मैं ज़रा वो बात कर लूँ कि जब वो तशरीफ यहाँ लाए और हमने तकरीबन उसको 8-10 लाख बंदा था, टू द इंफॉर्मेशन एवरीबॉडी, नॉट अ सिंगल सोल वाज हर्ट हियर इन इस्लामाबाद, क्योंकि मैंने अरेंजमेंट ऐसी कर दी थी, डायलॉग जारी रहता था हर वक्त। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी भी प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं उनके साथ ज़रूर डायलॉग करें। मैं डायलॉग का हमेशा हक में होता हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर मियाँ इनको इमरान खान साहब को सारी पार्टियों को कल ही शाम तक इकट्ठा करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू लेके एक कलेक्टिव सोच उनसे ले लें। और मैं समझता हूँ क्योंकि जो टीएलपी है इसको जो इन्होंने बैन किया है वो पूरा प्रोसीजर ऑब्जर्व नहीं हुआ। मैं रिपीट कर रहा हूँ एज ए फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर हैविंग सम नॉलेज ऑफ इट, वो प्रोसीजर रिपीट करके नहीं किया। ये अपनी फेस सेविंग करें और जो प्रोसीजर सही है उसको ऑब्जर्व करें और ना दें दुनिया को मौका कि हम शायद इतने एक्सट्रीमिस्ट हो चुके हैं, क्या हम इस हद तक पहुंच चुके हैं। तो फिर अगली दफा फैट ऐप जो है हमें शायद ग्रे लिस्ट से निकाल देता। मुझे अब नहीं नजर आ रहा कि इन हालात में ग्रे लिस्ट से हमें फैट ऐप जो है निकालने का कोई सोचेगा। सही, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पार्टी के सीनियर रहनुमा साबिक वज़ीर दाखिला रहमान मलिक साहब मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास साहब आपका। मज़हर अब्बास साहब, आप क्या समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर की तकरीर के बाद मुज़ाकरात की कामयाबी के इम्कानात बढ़ गए हैं क्या? देखिए, मुज़ाकरात हो रहे हैं, ये अच्छी बात है। हाँ। और बेहतर होता है ये मुज़ाकरात जारी रहते हैं। ये सिचुएशन जो पिछले 3-4 दिन हुई वो ना होती, क्योंकि ज़ाहिर है उसके नुकसानात बहुत हुए। पुलिस वाले, एक तरफ पुलिस वाले शहीद हुए, बहुत सारे पुलिस वाले ज़ख्मी हुए, दूसरी तरफ जो है वो जो मुज़ाहिरीन हैं उनको भी ये शिकायत है कि लाहौर में जो कुछ हुआ वो बहुत ही अफसोसनाक था। अब चूँकि मीडिया को उसकी कवरेज की उस तरह इजाज़त नहीं थी, और ये भी एक अफसोसनाक पहलू है कि मीडिया को आखिर कवरेज की इजाज़त क्यों नहीं दी जाती इस तरह की जब वाक़यात होते हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो आपको मिलती है वो सोशल मीडिया से मिलती है। अगर मेन स्ट्रीम मीडिया होता तो वो ज़्यादा शायद उसको दूसरे अंदाज में दिखाता। लेकिन बहरहाल जो जिस तरीके से वज़ीर दाखिला साहब ने कहा कि कल रात मुज़ाकरात हुए थे, फिर आज सुबह हुए और अब एक तीसरा राउंड है, तो मुज़ाकरात की कंटिन्यूटी बता रही है कि ज़ाहिर है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ज़ाहिर तहरीक लब्बैक वाले हैं वो चाहते हैं कि उनके मुतालबात जो है वो पूरे किए जाएं, जो गवर्नमेंट ने उनसे कमिटमेंट की है वो पूरी की जाए। और गवर्नमेंट की भी कुछ एप्रीहेंशन हैं, जिसकी तरफ प्राइम मिनिस्टर ने इशारा किया है कि उनके लिए बात सिचुएशंस जो हैं वो इंटरनेशनल हालात को सामने रखते हुए जो है वो मुश्किल हैं, उसको दूसरे अंदाज में वज़ीर आज़म डील करना चाहते हैं। तो ताज्जुब मुझे इस चीज़ का है कि वज़ीर आज़म बराह रास्त उनसे मुज़ाकरात करते रहे हैं और हुकूमती सतह पर मुज़ाकरात होते रहे। तो ऐसी क्या बात है जो कि ज़ाहिर है हमको नहीं पता कि ऐसी क्या बात हुई कि जिसकी वजह से ये सिचुएशन डेवलप हुई और इस हद तक चली गई कि आपने तहरीक लब्बैक को कलअदम करार दे दिया। जो है जो कुछ हुआ फिर लाहौर में वो वाक़यात हुए, अफसोसनाक वाक़यात हुए।
मेरा ख्याल है उसकी भी हुकूमत ने मामलात को इस नहज तक पहुंचाया। आपको लगता है कि जब ये मुआहदा हुआ था कि पार्लियामेंट में लेकर जाएंगे, उसके बाद कानून साजी के जरिए हम फैसला करेंगे फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क बदर करने का, आपको इनको चाहिए नहीं था कि मामला पार्लियामेंट में लेकर जाते, तमाम जमातों से डिस्कस करते, हर तरफ से तजावीज़ आती, तो इस मसले का हल निकालने की कोशिश की जाती, तब मामलात इस नहज तक नहीं पहुँचते? देखिए शादिया, जो जिस तरह अब जो फ्रेंच एम्बेसडर वाली बात है, अब वज़ीर आज़म जो आज बात कह रहे हैं, मुझे नहीं पता कि मुज़ाकरात में उन्होंने उनको ये समझाने की कोशिश की या नहीं की, क्योंकि उनके मुआहदे का हिस्सा तो वो बन गया। हाँ। तो इसका मतलब है कि या तो ज़ाहिर है उनकी तरफ से ये इसरार था कि आप इस चीज़ को करें। दूसरी बात ये कि जब 20 तारीख से पहले ही सब कुछ हो गया, क्योंकि 20 तारीख की डेडलाइन थी। हाँ। और 20 तारीख से पहले ही ये हालात इतने ख़राब हो गए। तो अहम बात यह है कि वो कौन सा नुक्ता था या कौन सा ऐसा नुक्ता आया कि मुज़ाकरात में डेडलॉक पैदा हुआ। और जिस तरह वज़ीर आज़म की आज तकरीर में उन्होंने कहा कि जी इस तरह की चीज़ें सामने आने लगी कि उन्होंने लोगों से लॉन्ग मार्च की तैयारी की कॉल दे दी। वो तो तैयारी तो आदमी करता रहता है, लेकिन चीज़ ये कि उसके हवाले से अगर कुछ और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं तो अलग बात है, जो कि ज़ाहिर है मुझे नहीं पता। लेकिन अहम बात यह है कि अगर इतने अरसे मुज़ाकरात चल रहे थे तो ये सिचुएशन जो पिछले 3-4 दिन में पैदा हुई ये नहीं होनी चाहिए थी। और ज़ाहिर है फिर 3-4 दिन बाद जो डेवलपमेंट हुई उसके बाद दोबारा मुज़ाकरात शुरू हो गए। पीपल्स पार्टी के दौर में ताहिरुल कादरी साहब ने भी धरना दिया था, पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने भी इस सिचुएशन को टैकल किया था, वो इस्लामाबाद जाकर बैठे थे। तो आपको लगता है कि हुकूमत ने जल्दी रिएक्ट कर दिया सिर्फ ये देखकर कि 20 तारीख को ये आ जाएंगे और तैयारी शुरू हो गई है? देखिए, पीपल्स पार्टी के दौर में ताहिरुल कादरी साहब गए थे, ताहिरुल कादरी साहब मुस्लिम लीग नून के दौर में भी गए थे, और जो जिसमें इमरान खान भी शामिल थे। उस वक्त भी ये मसला 2-3 आए थे, जैसे नवाज शरीफ साहब के दौर में कि ये डी रेड जोन तक आने दिया जाए, नहीं आने दिया जाए। फिर अल्टीमेटली वो आए, वहाँ 114 दिन वो रहे भी। पीपल्स पार्टी के दौर में निस्बतन कम पीरियड में हुआ, लेकिन दोनों चीज़ें, लेकिन ये ज़रा थोड़ा सा इससे मुख्तलिफ है ये मामला उसमें। लेकिन अगर वज़ीर आज़म बराह रास्त इंगेज थे इस मामले में, और वज़ीर आज़म ने ख़ुद एक स्टेज ऐसी आई थी कि वज़ीर आज़म ने ख़ुद वीडियो मैसेज के ज़रिए पैगाम दिया था, तो यही मेरे लिए अभी भी एक चीज़ जो है वो मिस्ट्री है कि वो कौन सी बात हुई है ऐसी, गवर्नमेंट को अपनी कुछ कमिटमेंट से बैकआउट किया है जिसकी बिना पे ये हालात पैदा हुए और इतने ख़राब हो गए जो हमने देखा, और मज़ीद भी हालात ख़राब हो सकते थे। लेकिन अब जो मुज़ाकरात हुए हैं उसके अभी तक ये नहीं समझ में आया। ज़ाहिर है गालिबन उन्हीं मुज़ाकरात का तसलसल ही है ये, उसमें बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, ज़ाहिर है। लेकिन मुज़ाहिरीन तो अपने उस तहरीरी मुआहदे की बात करते हैं ना, जो नवंबर 2020 में हुआ था। ये 4 निकाती मुआहदा था कि हुकूमत फ्रांस के सफ़ीर को 2 से 3 महीने के अरसे के अंदर पार्लियामेंट से फैसला साजी के ज़रिए मुल्क बदर करेगी, हुकूमत अपना सफ़ीर फ्रांस में तैनात नहीं करेगी, फिर फ्रांस की जो मसनूआत है सरकारी सतह पर इसका मुकम्मल बायकॉट किया जाएगा। इसमें सारे जो है ना उस वक्त के जो लोग हैं उनके सिग्नेचर थे, एजाज शाह साहब के, वज़ीर मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी साहब के। तो बात यह है कि हुकूमत ने या तो फिर वो मुआहदा जल्दी में कर लिया, या अब जो हुकूमत एक्ट कर रही है शायद ये उसमें हुकूमत फिर जल्दी कर रही है, क्योंकि मुज़ाहिरीन तो अपने इस 4 निकाती तहरीरी मुआहदे पर खड़े हैं। मज़हर अब्बास साहब जी, यही अहम बात है कि आपने जो वज़ीर आज़म हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो उन्होंने आज जो है एक तरीके से तकरीर उनकी कम अपील ज़्यादा थी, और जिस अंदाज में वो हमें बता रहे हैं, और उनकी कई बातों में वज़न भी हो सकता है कि जी मैं कर रहा हूँ, सारी कोशिश कर रहा हूँ, और ये कि पूरी इस्लामिक वर्ल्ड मिल के अगर वेस्ट पे प्रेशर डालेगी, उन्हें समझाने की कोशिश करेगी तो ज़्यादा हमें जो है वो बेहतर नताइज मिल सकते हैं। लेकिन यही बात उनको कन्विंस करनी चाहिए थी, और उनको कन्विंस करनी चाहिए थी, और फिर चूँकि अब आपने उसके बावजूद आपने उसको माहिदे का हिस्सा बनाया है, तो फिर आपको कम से कम पार्लियामेंट में ले जाना चाहिए था। आज भी तकरीर पार्लियामेंट में करते वज़ीर आज़म तो ज़्यादा बेहतर होता, और उसमें यही मुआहदा उसके सामने रख देते आज पार्लियामेंट के सामने इस चीज़ को। फिर पार्लियामेंट में आप ज़ाहिर कमेटी में जाता है, कमेटी में एक कंसेंसस बन सकता है, टाइम वो हो सकता है, वो सारी बातें हो सकती हैं, एक माहौल बनाना पड़ता है।
लेकिन अब एक ज़ाहिर एक कशीदा सूरत हाल है। आप तो ऐसे में मौलाना साहब का हिमायत का ऐलान करना, पीडीएम की जमातों का हिमायत का ऐलान करना, प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस पर भी आज बात की, ये तो मुल्क में इंतशार फैलाने वाली बात है, ये लोग इस पर भी सियासत कर रहे हैं, तो ये क्या जिम्मेदाराना रवैया है अपोजिशन इत्तेहाद का मज़हर अब्बास साहब? देखिए, इस पे सियासत नहीं करनी चाहिए। हाँ। मौलाना फजल रहमान ज़ाहिर है जब ये बात कहेंगे, चाहे उनके कोई भी हो, लेकिन इसके माने फिर वही होंगे। लेकिन वज़ीर आज़म को भी आज बजाय इसके कि वो उन पर तनकीद करते, उनसे अपील करनी चाहिए थी कि आप इस मसले को हल कराने में अपना रोल प्ले करें। कहीं आपको पॉलिटिक्स को एक साइड में रख के ऐसे इशू को, जो हम सब के लिए बहुत अहम इशू है, उसके लिए कोशिश ये करनी चाहिए कि तमाम जमातों को ऑन बोर्ड लें। इसीलिए बहुत अच्छा होता है कि वज़ीर आज़म आके आज जो है पार्लियामेंट के सामने बात करते, पार्लियामेंट के सामने जो उनके साथ इतने अरसे मुज़ाकरात चल रहे हैं, जिसका उन्होंने कहा कि 2-2.5 महीने से, अब देखें 2-2.5 महीने से आपके एक मुज़ाकरात एक जमात के साथ चल रहे हैं। उन 2-2.5 महीनों में आपने किसी भी वक्त पार्लियामेंट को आगे एतमाद में नहीं लिया। बिल्कुल सही। इसको बेहतर होता कि अगर वो पार्लियामेंट को उस वक्त भी एतमाद में लेते, आज भी आके वो चीज़ सामने रखते पार्लियामेंट के, और फिर पार्लियामेंट्री बहरहाल अभी वक्त भी है और अच्छा भी यही है कि मुल्क के जो हालात हैं वो नॉर्मल होने चाहिए, डायलॉग जो है वो कामयाब होने चाहिए, मुज़ाकरात का ही बहरहाल जो आखिरी रास्ता होता है, मुज़ाकरात का ही रास्ता होता है। और हम चाहते हैं कि जो मुल्क में क्योस है, जो इंतशार की सिचुएशन है, ये ख़त्म हो और हालात जो है वो नॉर्मल हो जाएं। अब बहुत बहुत शुक्रिया मां साहब आपका, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, हुकूमत की कन्फ्यूजन अभी तक बरकरार है, वजारतें बदल रही हैं और बार बार बदल रही हैं। अभी चंद रोज़ पहले ही वजारत ख़जाना का कलमदान हमाद अज़हर साहब को मिला था, फवाद चौधरी साहब को वजारत इत्तलात दोबारा दी गई थी। अब फिर से तब्दीलियाँ हुई हैं और उमर अयूब से वज़ीर तवानाई का चार्ज वापस लिया है, उन्हें अब वफाकी वज़ीर बराए इक़्तिसादी उमूर बनाया गया है। शिबली फराज को वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जिम्मेदारी दी गई है। खुसरो बख्तियार वज़ीर सनअत व पैदावार के फ़राइज़ अब सर अंजाम देंगे। जब वज़रा से तब्दीली के बारे में पूछो तो कहते हैं कि भाई कप्तान की मर्ज़ी है, वो जिसको जहाँ बेहतर समझे लगा दें। तो सवाल ये है कि पौने 3 सालों में कप्तान को पता क्यों नहीं चल सका कि मेरे किस खिलाड़ी में कितनी सलाहियत है और क्या सलाहियत है, वो कहाँ अच्छा परफॉर्म कर सकता है। और दूसरा सवाल ये कि जो वज़ीर एक वज़ारत अच्छे तरीके से नहीं चला सकता तो दूसरी वज़ारत में वो क्या कमाल दिखाएगा। लगता तो ऐसे है कि वज़रा पर तजुर्बे हो रहे हैं पौने 3 सालों के बाद भी। अभी तक प्राइम मिनिस्टर साहब तो अपनी टीम अभी तक फाइनलाइज ही नहीं कर सके, तो इन बकिया 2.5-3 सालों में आप क्या परफॉर्म करेंगे, क्या रिजल्ट देंगे, आप क्या लेके जाएंगे अगले इलेक्शंस में लोगों के पास, क्या कारकर्दगी दिखाएंगे। कोई कहीं फिक्स बैठ ही नहीं रहा। अब शौकत तरीन साहब को, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़ीर ख़जाना रह चुके हैं, खुद मौजूदा हुकूमत की मौशी पॉलिसीज़ पर तनकीद करते रहे हैं, अब बकौल वज़ीर आज़म के तो जो मौजूदा मसाइल हैं मुल्क के, इनके ज़िम्मेदार तो जो साबिका हुकूमतें हैं, हुक्मरान हैं, वो हैं। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ये क्यों भूल जाते हैं कि जिन लोगों की वजह से मुल्क के मसाइल बड़े हैं, मुल्क के मसाइल के ज़िम्मेदार हैं, तो फिर उन लोगों को अपनी टीम का हिस्सा क्यों बनाते हैं जो साबिका हुकूमतों के साथ, साबिका हुक्मरानों के साथ काम करते रहे हैं, उनकी पॉलिसीज़ का हिस्सा रहे हैं, तो आज फिर वो आपकी टीम का हिस्सा क्यों है। इन पौने 3 सालों में तो हम तो प्राइम मिनिस्टर से आज तक यही सवाल जो है ना वो पूछते आ रहे हैं। मुझे ज्वाइन कर रही हैं पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए खारजा उमूर तहरीक इंसाफ की रहनुमा अंदलीब अब्बास साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अंदलीब अब्बास साहिबा आपका। अंदलीब साहिबा, पौने 3 सालों में अभी तक क्यों प्राइम मिनिस्टर साहब अपनी टीम फाइनलाइज नहीं कर सके हैं? लगता है किसी पर उस तरीके से एतमाद है ही नहीं है प्राइम मिनिस्टर को, तजुर्बे कर रहे हैं, एक वजारत फिर दूसरी वजारत। अब क्या ये ज्यादती नहीं है कि कोई भी एक कैपेबल कोई वजीर नहीं है जो एक वजारत को अच्छे तरीके से संभाल सके?
शुक्रिया शाजिया। और इसके 3 पहलू हैं जो मैं तीनों पे बात करूंगी ताकि ये आप मामला अच्छी तरह इसका जवाब आ सके। पहली बात तो ये कि चेंज इज द ओनली परमानेंट इन लाइफ। तो ये एक आम सी चीज है बाकी ममालिक में, जैसे फॉर एग्जांपल ब्रेक्सिट पे 1 साल के अंदर 3 वजीर आजम भी चेंज हुए, 2 साल के अंदर 3 वजीर आजम चेंज हुए और 47 मिनिस्ट्रियल पोजीशंस और एग्जीक्यूटिव पोजीशंस चेंज हुई। तो वहाँ तो इसको वेलकम किया गया कि जी चेंज होना चाहिए आपको। अच्छा, अब यहाँ मसला क्या है, जो दूसरी बात है, मसला ये कि क्योंकि हमारी सियासत के अंदर जो आया वो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स करके हमेशा के लिए परफॉर्मेंस हो या ना हो, क्योंकि आप रिश्तेदार हैं। फॉर एग्जांपल फाइनेंस मिनिस्टर, आपको याद होगा इसाक डार ने जब फॉरेन करेंसी अकाउंट्स फ्रीज किए, मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया। दूसरी दफा आए, उन्होंने पैसे डाल के डॉलर को सहारा दिया, 25 अरब से एक्सपोर्ट हो गई 20 अरब, किसी ने नहीं निकाला, किसी ने उनको चेंज नहीं किया, बल्कि वो आज तक सेनेटर हैं। तो समधी हैं, क्योंकि वो समधी हैं, समधियों को आप चेंज नहीं करते। कोई पुप्पी का बेटा है, कोई समधी है, बात ये नहीं है। हर बार साबका हुक्मरानों की मिसालें देकर आप लोग बरी ज़िम्मा नहीं हो सकते, और जिन ममालिक की मिसालें आप दे रही हैं उन ममालिक को ये चैलेंजेस दरपेश नहीं हैं, वहाँ ये मौशी मसाइल नहीं हैं, वहाँ लोग जो है ना वो सतह गुर्बत से नीचे 70% से ज़्यादा आबादी उनकी इस तरह ज़िंदगी नहीं गुजार रही है, वहाँ 2.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चे स्कूलों से बाहर जो है ना नहीं है, जो पाकिस्तान की जो हालत है। तो ऐसे ममालिक की मिसालें दें, एटलीस्ट हमारा उनसे जोड़ बनता हो, हमारा उनसे मुकाबला होता हो। तो बात यह है कि चौथा वज़ीर ख़जाना आप लोगों ने लगाया है, 3.25 साल हो गए हैं, थोड़ा सा वक्त बाकी रह गया है, तो लोगों को क्या जवाब देंगे? हमें तो जब भी कोई नया वजीर आता है बताया जाता है ये ज़बरदस्त है, ये पहले से बेहतर है, ये परफॉर्म करेगा। तो किसकी नाअहली है, किसकी नाकामी है? ये कोई और भी सवाल है तो आप पहले पूछ लें, फिर क्योंकि मैं बगैर इंटरप्ट के आपको जवाब दूंगी तो जवाब समझ आएगा। जी नहीं, आप जवाब दीजिए इसका। अच्छा, तो मैंने आपको बताया कि ये तो अगर वो ममालिक आगे गए हैं ना हमसे, वो इसीलिए गए हैं क्योंकि वो बेटा, उसका बेटा, भाई, समधी, भांजा, उनको हमेशा के लिए रिगार्डलेस के क्या हो रहा है, सिर्फ ये कि जी आपने वहाँ अपने रिश्तेदारी और अपने ख़ानदान को कुर्बा परवरी करनी है, उसके लिए उन ममालिक में कभी भी ये पिछले 30 साल में ये नहीं रहा, इसलिए वो तरक्की कर गए। जिस बंदे ने परफॉर्म किया उसको आगे लाए, चाहे रिश्तेदार है या नहीं है। जब नहीं परफॉर्म किया, एक क्वार्टर में उन्होंने 10-10 बंदे चेंज किए, बिकॉज अगर आप समझते हैं कि सिचुएशन है उसके लिए एक बंदा बेहतर है, आप रखिए। अब आए पाकिस्तान पे और हमारी हुकूमत पे। जब हम आए, आपने भी प्रोग्राम की, आईसीयू में थी हुकूमत, और आईसीयू में हुकूमत थी, बैंकरप्ट थी, मूडीज ने उसको नेगेटिव अनस्टेबल रिस्की करार दिया। ये जून 2018 की आपकी रेटिंग है। अच्छा, उस वक्त ऑब्वियसली जब हमें एक करना पड़ा, हमें एक प्योर इकोनॉमिस्ट की जरूरत थी। आईसीयू की हुकूमत के लिए जब गाड़ी जो होती है वो बिल्कुल नहीं चल रही होती, आपको मुख्तलिफ किस्म के बंदे, ड्राइवर और वो मैकेनिक्स चाहिए होते हैं। आपने उसको उसमें एक बंदा रखा, उसने उसको स्टेबलाइज किया, उसको स्टेबिलिटी पे ले आया। अब आपको बंदा चाहिए जो ग्रोथ कर सके। हमने वो बंदा चेंज करके एक ऐसा बंदा लेके आए हैं जो कि आप उसको ग्रोथ दे सकेगा। ये तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए कि खान साहब पूरे मेरिट पे जो के बारे में ये कॉन्फिडेंस नहीं था प्राइम मिनिस्टर साहब को कि ये बंदा ग्रोथ दे सकेगा, फिर क्यों लगाया हमाद अजहर साहब को? नहीं, हमाद अजहर साहब को तो इजाफी चार्ज दिया था, नंबर 1। नंबर 2, हमाद अजहर साहब भी पार्ट होंगे, लेकिन ऑब्वियसली उनको वो एक्सपीरियंस नहीं है जो कि तरीन साहब को है। और तरीन साहब का जो फोकस हमने रखा है कि अब इकोनॉमी चलनी शुरू हो गई है, लेकिन हम इसकी रफ्तार तेज करना चाहते हैं, तो उनका फोकस है ग्रोथ। और इंशाल्लाह आप देखना अगले साल और उससे अगले साल पाकिस्तान के ग्रोथ जो है वो बहुत मुख्तलिफ होगी पिछले 2 सालों से। अंदलीब अब्बास साहिबा, बड़ी माजरत के साथ, जी जिन लोगों को आप लोग अपनी टीम का हिस्सा बना रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब, आप लोग तो मौजूदा जो मसाइल हैं, जो मईशत का हाल है, सारा जिम्मेदार सबका हुकूमतों को करार देते हैं ना। हफीज़ शेख साहब भी आप लेकर आए, पीपल्स पार्टी के वजीर ख़जाना थे। अब शौकत तरीन साहब को लेके आए हैं, वो भी पीपल्स पार्टी के वजीर ख़जाना थे। तो जो पॉलिसीज़ वो पीपल्स पार्टी के दौर में मईशत के लिए बनाते रहे और बकौल आपके बेड़ा गर्क हो गया,
तो आज वो आप लोग कैसे समझते हैं कि वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा करेंगे? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि इस पे अवेयरनेस बहुत जरूरी है। देखिए, फिश रॉट्स फ्रॉम द टॉप। वो कहते हैं कि अगर आप एक बेईमान आदमी के नीचे जितना मर्जी टैलेंट रखते हैं, वो तबाह हो जाए। और टैलेंट हमेशा वहां फलता है जहां उसको एक ईमानदारी के साथ चलने का मौका दिया जाए। ये लोग देखिए, अगर हार्वर्ड से पढ़ के आए हुए हैं तो ये मतलब नहीं है कि ये टैलेंटेड नहीं है। ये मतलब नहीं है कि ये अगर इन्होंने पहले काम किए हुए हैं और बड़े बड़े इदारों में रह चुके हैं और बहुत सारे इनकी क्रेडेंशियल्स है, ये मतलब नहीं कि वो जाली डिग्रियां थी। मतलब ये है कि जहां वो काम कर रहे थे, जब ऊपर से प्रेशर आ रहा था और गलत पॉलिसियां बन रही थी और मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी और फेक अकाउंट्स बन रहे थे, वहां क्या कौन काम कर सकता है? यहाँ आप देखें, हफीज शेख साहब को आप क्रेडिट दें कि एक मुश्किल वक्त में उन्होंने जब आईसीयू में थी उसको स्टेबिलिटी दी। लेकिन अब हमें चाहिए एक बंदा जो इस गाड़ी को तेजी से दौड़ा सके, क्योंकि ये मैच जब आपकी 4 विकेटें गिरी हो, आप मैच हारने वाले हो। मसला है ना, आप लोग एक्सपेक्टेशंस इतनी ज्यादा हाई कर देते हैं आप लोग के, जब बाद में वो पूरी नहीं होती तो उल्टा आप लोगों को तनकीद को भुगतना पड़ता है, जो आप लोग फिर सुनना नहीं चाहते हैं। अब 6-7% ग्रोथ का मतलब है कि हालात बड़े ज़बरदस्त हो जाएंगे, गुर्बत यहाँ से जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी, आप ये लंगर खानों की किसी को ज़रूरत नहीं रहेगी। यहाँ पर तो आपके जो हमारे आलमी मालियाती इदारे हैं वो कह रहे हैं कि 2 से 3% ग्रोथ, 1.5%, 2%, इससे ज़्यादा बढ़ नहीं सकती। हमारे टारगेट भी इससे ज़्यादा आप लोग जो है ना वो सेट नहीं करते हैं। हमाद अजहर साहब ने कहा था कि 3 से 4%, 6-7% ग्रोथ का मतलब है हालात का बहुत ज़्यादा बेहतर होना। और फिर इस कोरोना सिचुएशन में तो इतने ज्यादा टारगेट्स को हाई रखना जो अचीव ना हो सके, तो क्या फायदा के बाद में शर्मिंदगी उठानी पड़े? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात की। कोरोना के अंदर इंडिया की जो -10% गई, यूएस की फर्स्ट क्वार्टर में -32% गई थी, हमारी सिर्फ -0.04 गई थी। सबसे बेहतर इकोनॉमी हमारी हैंडल हुई। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ये किया, उसके बाद सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होनी शुरू हो गई। इस वक्त जितने हमारे इंडिकेटर्स हैं वो इंडिया से बेहतर है, वो यूके से भी जो कोरोना टाइम के हैं बेहतर है। अब अगर हम इसको बेस लें और इंशाल्लाह लेंगे, जब हालात बेहतर होंगे, और हालात बेहतर होंगे क्योंकि वैक्सीन रोल आउट होगी और दवाइयां भी आ रही हैं उसकी, तो रिसर्च के साथ साथ बेहतर होंगे। हमने ये ग्रोथ अगले साल 4% की रखी हुई है और 23-24 में 5%, 6% ग्रोथ बिल्कुल पॉसिबल है। ये इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये बात जरूर है कि हालात फर्क होते हैं, डिफरेंट स्किल्स रिक्वायर्ड होती है, डिफरेंट किस्म के टीम रिक्वायर्ड होती है। अब टीम फाइनलाइज है, अब फाइनल है। आप तो टुक वाले जो है वो सूट नहीं करते, लेकिन जब आपकी बिल्कुल पोजीशन डाउन हो, आपको डिफेंसिव टुक अपने आप को स्टेबल करने के लिए इनिंग्स बनानी पड़ती है। सो डिफरेंट किस्म की स्किल्स चाहिए डिफरेंट लोगों के लिए, और यही टेस्ट मैच नहीं है, ये टेस्ट मैच नहीं है। अगर स्किल आपकी है कि आप समधी हैं, आप भांजा हैं, आप बहन हैं, अब टीम फाइनलाइज्ड है। फवाद चौधरी साहब भी वजारत इत्तलात रहेंगे, शिबली फराज साइंस एंड टेक्नोलॉजी में रहेंगे, शौकत तरीन वजारत खजाना संभालेंगे। शायद ना रहे, अगर वो परफॉर्म नहीं कर सकते तो क्यों रहे वो? अगर कोई भी बंदा परफॉर्म नहीं करता और वो कहे जी मैं आपका रिश्तेदार हूँ, आपकी बेटी ने मेरे बेटे से शादी की हुई है, मुझे आपने फाइनेंस मिनिस्टर रखना है, गलत मिसाल दे रही है ना आप इधर। ये तो हमें पता है इधर कोई रिश्तेदार नहीं है, हमें कोई पता है इधर समधी नहीं है, लेकिन बात यहाँ पे है जजमेंट की। इसका मतलब है जजमेंट ही ठीक नहीं है प्राइम मिनिस्टर साहब की। हमें तो कहा गया था कि एक आइडियल टीम है मेरे पास, आइडियल टीम जो आज तक कभी किसी ने नहीं बनाई, हमें तो नजर नहीं आई। खिलाड़ी होते हैं, आप बेंच स्ट्रेंथ रखते हैं, आप एक खिलाड़ी को डिफेंसिवली खेलने के लिए लाते हैं, एक को लाते हैं कि जी अब तेज खेल, अब मोमेंटम हो गया है। यही तो आपकी कप्तानी होती है। या आपकी कप्तानी ये होती है कि जी रखो एक्सपोर्ट 25 से 20 पे आ जाए, रखो फॉरेन करेंसी अकाउंट जो है चाहे आप सारे डाल के आप डॉलर को उठाएं, 7 अरब का आप कर्जा लें डॉलर का, और वही आप डॉलर को मुस्तहकम करने में लगा दें और आपके करंट अकाउंट डेफिसिट 20 अरब हो जाए, रखो इसको नहीं चेंज करना। एक आखिरी सवाल का जवाब दे दें दलीप साहिबा, एक आखिरी सवाल का जवाब दे दें, क्या ये खबरें दुरुस्त हैं? जाहिर है जहांगीर तरीन साहब के साथ जो आपकी पार्टी के लोग हैं, हम ख्याल
जो ग्रुप एक सामने आया है, एक चैलेंज तो है आप लोगों के लिए, आप लोग माने या ना माने। अब वो वक्त मुलाकात करना चाहता था प्राइम मिनिस्टर साहब से उनके मामलात पर कि आप उनको सुने, एक तरफा जो है ना वो कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। तो अब जो खबरें आ रही हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब मिलेंगे उनसे, वो बात करेंगे, क्या ये दुरुस्त है कि वो जो ग्रुप है हमख्याल ग्रुप जहांगीर तरीन साहब का, वो मिलेगा, बात करेगा उनसे, प्राइम मिनिस्टर साहब तैयार हैं उनसे बात करने के लिए? देखिए वो ग्रुप भी हमारी पार्टी का ग्रुप है, उसने कहा हम कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बना रहे, लेकिन उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हाँ। और ये हर का हक है कि अपने तहफ़्फ़ुज़ात और जो भी वो समझता है कि इनजस्टिस हुई है उसको डिस्कस करने का मौका उसको देना चाहिए, ये हर बंदे का हक है। हाँ। और अगर वो करना चाहते हैं तो वो हक बजानिब है, और उस हक बजानिब में अगर प्राइम मिनिस्टर उनसे मिलते हैं तो ये एक प्रोसेस है जिसको कि बिल्कुल होना चाहिए। ये तो कभी नहीं हो सकता ना कि आप, प्राइम मिनिस्टर साहब मिल रहे हैं उनसे, मैं यही तो पूछ रही हूँ। मेरा ख्याल है मिलेंगे उनसे, क्योंकि उनका हक है कि जी वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात बताएं और कोई क्लैरिफिकेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग जो है प्रोसेस ऑफ जस्टिस के बारे में, ठीक है, वो जरूर क्लैरिफाई करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तहरीक इंसाफ की रहनुमा अंदलीब अब्बास साहिबा मेरे साथ थी। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।